नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे की एक खास भर्ती पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। जी। यह है सेक्शन कंट्रोलर 2025 की भर्ती। हमारे पास सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर 26 अगस्त 2025 का एक लेख है और वो इस भर्ती को मतलब ग्रेजुएट्स के लिए 2025 का एक सुनहरा मौका बता रहा है। अच्छा, सुनहरा मौका। हाँ, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि भाई क्या ये वाकई में एक सुनहरा अवसर है, क्या पद है, कितनी जगहें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन कैसे होगा। बिल्कुल, देखिए रेलवे की नौकरी का आकर्षण तो हमेशा से रहा है। हाँ, वो तो है। स्टेबिलिटी है, सुविधाएं हैं और सेक्शन कंट्रोलर का पद ये तो खास तौर पर बहुत अहम है। अच्छा, कैसे? ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं पर्दे के पीछे रहकर ट्रेनों के सुरक्षित और समय पर चलने को सुनिश्चित करते हैं। ये पद सीधे तौर पर रेलवे परिचालन की रीढ़ से जुड़ा है, आप समझिए। रीड से। तो चलिए सबसे पहले कुछ जो मुख्य आंकड़े हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जी बिल्कुल। पद का नाम तो हो गया सेक्शन कंट्रोलर और कुल 368 रिक्तियां बताई गई हैं। 368, हाँ ठीक नंबर है। वेतन के लिहाज से ये 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में आता है। लेवल 6। इसमें शुरुआती वेतन 35,400 रुपये बताया गया है और हाँ, एक ज़रूरी बात, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। हाँ, A2 स्टैंडर्ड, ये जरूरी है। और आयु सीमा ये 1 जनवरी 2026 के हिसाब से 20 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। 20 से 33। जी, इस भर्ती की जो पहचान संख्या है वो है CEN 04-2025। ये शायद आगे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होगी। हाँ, ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर होता है। इसी से सारी जानकारी ट्रैक होती है। और लेवल 6 का मतलब है कि ये एक अच्छी सुपरवाइजरी भूमिका है शुरुआत में। अच्छा। कई दूसरी सरकारी नौकरियों के जो स्नातक स्तर के पद होते हैं उनके बराबर या उससे बेहतर ही है ये। हाँ। और इसमें भत्ते वगैरह जुड़कर सैलरी और भी अच्छी हो जाती है। हाँ, और ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपने कहा ये ज़रूरी है? जी, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड खासकर आंखों की रोशनी के लिए काफी सख्त होता है। अच्छा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंट्रोलर को आप सोचिए दूर से सिग्नल पहचानने होते हैं, लगातार स्क्रीन पर नज़र रखनी होती है। हाँ, सही बात है। तो ये काम सीधे सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। बिल्कुल। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट भी होगी। हाँ, वो तो होती है। जी, उसकी पूरी जानकारी तो खैर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। ठीक है। अब आवेदन करने की तारीख है, ये बहुत अहम है, इन्हें नोट कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। ओके, 15 सितंबर से। और 14 अक्टूबर 2025 की रात 11:59 तक चलेंगे। लगभग 1 महीना। हाँ, करीब 1 महीना। लेकिन मेरा तो यही सुझाव रहता है कि आखिरी तारीख का इंतजार करना ठीक नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही। अक्सर वेबसाइट पर आखिरी में लोड बहुत बढ़ जाता है। हाँ, और फिर हड़बड़ी में गलतियां होने का डर भी रहता है। बिल्कुल, फॉर्म भरने में गलती हो सकती है, पेमेंट अटक सकती है। बेहतर है पहले ही कर लें। अच्छा, अब आते हैं पात्रता पर, मतलब कौन आवेदन कर सकता है। जी। शैक्षिक योग्यता के तौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। किसी भी विषय में। हाँ, लेख तो यही कहता है कि किसी भी विषय में स्नातक चलेगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे दायरा काफी बड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। लेख में ये भी इशारा है कि अगर किसी को रेलवे परिचालन या तकनीकी चीजों की थोड़ी जानकारी है तो ये फायदेमंद हो सकता है। एक एडेड एडवांटेज। हाँ, पर ये अनिवार्य नहीं लगता। मुख्य योग्यता ग्रेजुएशन ही है और जाहिर है आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही। तो मतलब किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट इसके लिए कोशिश कर सकता है। ये वाकई अच्छा है। तकनीकी ज्ञान का फायदा शायद परीक्षा के किसी खास सेक्शन में या अगर आगे कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें मिल सकता है, पर बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जी, सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए तय किया गया है, 500 रुपए। जबकि SC, ST, दिव्यांगजन, महिला, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए है। 250 रुपए। हाँ, ये फीस स्ट्रक्चर आजकल ज्यादातर सरकारी भर्तियों में देखने को मिलता है। ये स्टैंडर्ड सा हो गया है। हाँ। और अक्सर रेलवे भर्तियों में ये भी होता है कि जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं उन्हें फीस का एक हिस्सा वापस मिल जाता है। अच्छा। हाँ, खासकर जो आरक्षित श्रेणी के हैं या महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन इसकी पुष्टि हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही करनी चाहिए। हर बार नियम बदल भी सकते हैं। सही कहा, नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा वेतन और लाभों पर और गौर करते हैं। हाँ, ये सबका पसंदीदा टॉपिक होता है। बिल्कुल, क्योंकि यही चीज
कई लोगों के लिए मुख्य आकर्षण होती है। तो शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपए है जी, बेसिक पे। लेकिन इसके ऊपर जैसा आपने कहा भत्ते जुड़ते हैं। महंगाई भत्ता यानी डीए जो समय समय पर बढ़ता है। हाँ, साल में 2 बार बढ़ता है आमतौर पर। मकान किराया भत्ता एचआरए अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो जी। और यात्रा भत्ता टीए भी। तो ये सब मिलाकर जो हाथ में आने वाली तनख्वाह है वो काफी अच्छी हो जाती होगी। हाँ, बिल्कुल लेवल 6 के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छा। और ये तो सिर्फ कह सकते हैं शुरुआत है। अच्छा। और क्या है, वेतन के अलावा भी बहुत कुछ है रेलवे में। पेंशन या जो अब नई पेंशन स्कीम है एनपीएस, उसके तहत रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा, वो जरूरी है। परिवार के साथ मुफ्त या रियायती ट्रेन यात्रा की सुविधा, ये शायद रेलवे कर्मचारियों के लिए सबसे बड़े पर्क्स में से एक माना जाता है। हाँ, ये तो सुना है मैंने भी। और सबसे बढ़कर सरकारी नौकरी की स्थिरता। आज के समय में जहां नौकरियों में इतनी अनिश्चितता है, रेलवे जैसी बड़ी और स्थायी संस्था में काम करना एक अलग ही तरह का सुकून देता है। सही बात है। तो वो जो लेख में कहा गया है, वित्तीय स्थिरता के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, वो काफी हद तक सही लगता है मुझे। तो वेतन और सुविधाएं तो वाकई अच्छी लग रही हैं, लेकिन इस सुनहरे मौके के साथ जिम्मेदारियां भी तो बड़ी होंगी। अरे बिल्कुल। आखिर एक सेक्शन कंट्रोलर का काम होता क्या है? मतलब दिन भर क्या करते हैं लोग? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई आराम की डेस्क जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं। सेक्शन कंट्रोलर रेलवे परिचालन के नर्व सेंटर का हिस्सा होता है। नर्व सेंटर? हाँ, उनका मुख्य काम है अपने निर्धारित रेलखंड, मतलब एक सेक्शन होता है उनका, उसमें ट्रेनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखना और उसे कंट्रोल करना। ओके। उन्हें स्टेशन मास्टरों से, ड्राइवरों से और दूसरे कंट्रोल रूम्स के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है, समन्वय बनाए रखना होता है। कल्पना कीजिए एक ही समय पर कई ट्रेनें चल रही हैं, मालगाड़ी भी, पैसेंजर ट्रेनें भी। हाँ। उनको सुरक्षित रूप से उनके रास्ते पर भेजना, समय का ध्यान रखना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। सुनने में ही काफी दबाव वाला काम लग रहा है। ये तो है भी, बिल्कुल है। यात्री सुरक्षा सबसे ऊपर है। हाँ। ट्रेनों का टाइम टेबल बनाए रखना भी जरूरी है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, मान लीजिए कोई तकनीकी खराबी आ गई या कोई दुर्घटना हो गई, भगवान न करे, तो तुरंत एक्शन लेना, संबंधित विभागों को सूचित करना और स्थिति को संभालना, ये भी उन्हीं का काम है। बाप रे। इसके अलावा अपने सेक्शन के जो स्टाफ होते हैं उनका प्रबंधन भी उनकी जिम्मेदारी में आता है। तो आप समझ सकते हैं इस काम के लिए तेज दिमाग चाहिए, हाँ। तुरंत फैसला लेने की क्षमता चाहिए और दबाव में शांत रहकर काम करने का हुनर बहुत जरूरी है। ये वास्तव में ऑपरेशन के बिल्कुल केंद्र में होते हैं। समझ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने जिम्मेदार पद के लिए रेलवे सही उम्मीदवार चुनता कैसे है? चयन प्रक्रिया क्या है इसकी? जी, लेख के अनुसार, और जैसा कि रेलवे की भर्तियों में आमतौर पर होता ही है, चयन प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 पड़ाव होंगे। 3 पड़ाव, ठीक है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी सीबीटी। सीबीटी? हाँ, इसमें उम्मीदवारों के ज्ञान और उनकी तर्क क्षमता का परीक्षण होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर। ओके। जो लोग सीबीटी पास करेंगे उन्हें अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी जिसे कहते हैं, उसके लिए बुलाया जाएगा। डीवी, ठीक है। इसमें क्या होता है? यहाँ उनके जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, पहचान पत्र, इन सब की ओरिजिनल कॉपी देखी जाती है और उनकी जांच होती है। अच्छा, सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। जी हाँ। और तीसरा चरण है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। हाँ, जैसा हमने पहले बात की थी, इस पद के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है, जो काफी सख्त माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से आंखों की रोशनी, मतलब दूर की नजर, पास की नजर, कलर विजन, ये सब बहुत बारीकी से जांचा जाता है। आंखों के अलावा और भी कुछ? हाँ, शारीरिक फिटनेस भी देखी जाती है। मतलब उम्मीदवार शारीरिक रूप से इस जिम्मेदारी वाले काम के लिए फिट होना चाहिए। अच्छा। ये तीनों चरण पास करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। और ये पूरी प्रक्रिया, मतलब कोशिश यही रहती है कि पारदर्शिता रहे और सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिले। ठीक है, तो प्रक्रिया स्पष्ट है। सीबीटी, फिर डीवी और फिर मेडिकल। अब अगर कोई उम्मीदवार ये सब सुनकर आवेदन करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वैसे तो सीधी है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है इसमें। सबसे पहले उम्मीदवार को अपने क्षेत्र यानी जोन की जो आधिकारिक आरआरबी मतलब रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, उस पर जाना होगा। अलग अलग जोन की अलग वेबसाइट होती है। जी हाँ, भारत में कई रेलवे जोन्स हैं और उनके अपने आरआरबी हैं। तो अपने जोन की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां CEN 042025 वाली भर्ती की अधिसूचना, नोटिफिकेशन को ढूंढना होगा। अच्छा।
और उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सारी शर्तें, निर्देश, सिलेबस सब कुछ उसमें दिया होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ लिया फिर इसे समझने के बाद वेबसाइट पर ही अप्लाई ऑनलाइन या ऑनलाइन आवेदन करें जैसा कोई लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। ओके। इसके बाद उन्हें रजिस्टर करना होगा। ये शायद आधार कार्ड के जरिए या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह से होता है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता, पता, ये सब सही भरना होगा। कोई भी गलती बाद में दिक्कत दे सकती है। हाँ, ये तो है। फिर अपनी हाल की पासपोर्ट साइज की तस्वीर, अपने हस्ताक्षर और जो भी जरूरी दस्तावेज मांगे गए हों, जैसे जाति प्रमाण पत्र, उनको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अच्छा, साइज वगैरह का ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल, उनका साइज और फॉर्मेट नोटिफिकेशन में बताया गया होता है, उसी के हिसाब से अपलोड करना होता है। ठीक है, और अंत में अपनी श्रेणी के अनुसार जो भी आवेदन शुल्क है उसका ऑनलाइन भुगतान करना होगा। नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जैसे भी ऑप्शन हो। पेमेंट के बाद? शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन पूरा माना जाता है और सबमिट करने के बाद जो फाइनल आवेदन पत्र है उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड के लिए। जी, भविष्य में काम आता है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी जानकारी होती है। ठीक है, ये तो हुई आवेदन की बात। अब आते हैं तैयारी पर। सीबीटी में आखिर पूछा क्या जाएगा? सिलेबस क्या रहता है इसका? हाँ, तैयारी तो देखिए करनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस में मुख्य रूप से 4-5 भाग होंगे। अच्छा। पहला है सामान्य जागरूकता, यानी जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका करंट अफेयर्स आ गया, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, इकोनॉमिक्स, मतलब सब कुछ। ये तो काफी बड़ा सेक्शन है। हाँ। दूसरा है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के सवाल, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ये सब होता है। ओके, रीजनिंग। तीसरा है गणित और योग्यता, यानी मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपका 10वीं या 12वीं स्तर का अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, जीए। और चौथा भाग तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान का हो सकता है, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज। ये शायद पद की प्रकृति से जुड़ा हो, कंट्रोलिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है रेलवे परिचालन जागरूकता, रेलवे ऑपरेशनल अवेयरनेस। अच्छा, ये अलग से है? हाँ, इस पर खास ध्यान देना होगा उम्मीदवारों को। रेलवे परिचालन जागरूकता, इसमें क्या शामिल हो सकता है? क्या पूछेंगे इसमें? देखिए, इसमें भारतीय रेलवे कैसे काम करता है, उसके बुनियादी नियम क्या हैं, सिग्नलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, सुरक्षा के क्या नियम है रेलवे में, ट्रेनों के प्रकार, अलग अलग जोन और डिवीजन कौन से हैं, कंट्रोल रूम का काम करने का तरीका क्या है, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। ओह, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यह पद सीधे परिचालन यानी ऑपरेशन से जुड़ा है, इसलिए इस विषय की अच्छी समझ जरूरी होगी। उम्मीदवारों को इसके लिए शायद अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। रेलवे की वेबसाइट्स, मैनुअल्स वगैरह देखने पड़ सकते हैं। समझ गई, ये तो वाकई काफी विशिष्ट तैयारी की मांग करता है। अच्छा, लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि भारतीय रेलवे में शामिल क्यों होना चाहिए। वेतन और स्थिरता के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, लेख का कहना सही है कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क, जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं, हाँ, लाइफलाइन, उसमें योगदान देने का एक मौका है। सोचिए, लाखों लोग और करोड़ों टन माल रोजाना रेलवे के जरिए इधर से उधर होता है। सही बात है। इस विशाल सिस्टम का हिस्सा बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जैसा हमने पहले कहा, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और सम्मान तो है ही। रेलवे राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। अब देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, रेलवे सबको जोड़ता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से रेलवे में सेवा करना कई लोगों के लिए गर्व का अनुभव होता है, एक राष्ट्र निर्माण में योगदान जैसा महसूस होता है। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। तो इस सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो आज की चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आई हैं? क्या टेकअवेज है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि यह रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों के लिए भर्ती है, जो कि परिचालन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। ठीक है। दूसरी बात, ये लेवल 6 की नौकरी है, जिसमें 35,400 रुपए का शुरुआती बेसिक वेतन है और साथ में अच्छे भत्ते और दूसरे लाभ भी हैं, जैसे पेंशन, यात्रा सुविधा वगैरह। ओके। तीसरी, कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी विषय में स्नातक, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 20 से 33 साल के बीच है और जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है। चौथी बात, आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन होंगे ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट से। और पांचवी, चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से सीबीटी, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। और तैयारी में खासकर सीबीटी के लिए रेलवे परिचालन जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो सारी जानकारी सुनने के बाद ये सवाल तो रहता ही है कि क्या ये वाकई सुनहरा मौका है? हाँ, ये तो खैर हर उम्मीदवार को अपनी योग्यता, अपनी रुचि और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय करना होगा। बिल्कुल। हर किसी के लिए सुनहरा मौका अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, ये एक अच्छा अवसर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। और इस भर्ती की बारीकियों से हटकर एक सोचने वाली बात ये भी है, जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। कि सेक्शन कंट्रोलर जैसे पदों की लगातार जरूरत क्यों बढ़ रही है। ये शायद भारतीय रेलवे के नेटवर्क में जो बढ़ती जटिलता है उसको दिखाता है। जटिलता मतलब ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं, उनकी स्पीड बढ़ रही है, माल ढुलाई बढ़ रही है, तो ऐसे में सुरक्षा और कुशलता बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो इन भूमिकाओं का महत्व और बढ़ जाता है। और भविष्य में तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑटोमेशन है, वो इन कामों को कैसे बदलेगी और इन्हें शायद और प्रभावी बनाने में कैसे मदद कर सकती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ये वाकई एक अहम सवाल है कि भविष्य में ये भूमिका कैसे विकसित होगी, टेक्नोलॉजी का क्या असर होगा। खैर, जो उम्मीदवार इस भर्ती में रुचि रखते हैं, उन्हें हमारी यही सलाह है कि वे ताज़ा जानकारी और सभी विवरणों के लिए हमेशा आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों को ही देखें। जी हाँ, ऑफिशियल सोर्स ही सबसे भरोसेमंद होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।